हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम अपने जो बिहार की हमारी सीरीज़ चल रही थी, रिवीजन वाली सीरीज़, उसको हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो बिहार का इतिहास है उसको पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बिहार का इतिहास है सेम वही मगध साम्राज्य सब लोग पढ़े हैं। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बिहार के हिस्ट्री में, जैसे कर्नाट वंश वगैरह है। तो इसको हम एक कंसाइज वीडियो में लेके आएंगे और आप लोगों को बता देंगे कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे मगध साम्राज्य हर कोई पढ़ा है, गौतम बुद्ध के बारे में हर कोई पढ़ा है। तो इतिहास को अभी हम लोग छोड़ते हैं, यानी कि बिहार के इतिहास को अभी हम लोग छोड़ते हैं। अभी हम लोग बिहार का भूगोल स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है और बिहार के भूगोल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा पेपर में। तो आइए हम लोग, जैसे बिहार की चौहद्दी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का भूगोल। देखो, भूगोल पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जब भी भूगोल की स्टार्ट किया जाए, कोई भी भूगोल पढ़ो आप चाहे भारत का भूगोल पढ़ो चाहे विश्व का भूगोल पढ़ो, तो सर्वप्रथम हमारा काम ये है कि हम फिजिकल जियोग्राफी को, यानी कि जो भौतिक भूगोल है उसको सर्वप्रथम पढ़ें, पहले पढ़ें उसको, तब सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। भौतिक भूगोल पढ़ने पे सारे मैप वगैरह के बारे में हमको जानकारी आसानी से मिल जाती है। और जब हम हर चीज़ को, मतलब एक एक देश को अलग अलग कर लेते हैं उसमें, यानी कि उसका जो एक मैप होता है, रफ मैप उसका, वो भौतिक भूगोल में हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बैठ जाता है कि कौन सा देश कहाँ पे है। तो सेम वही चीज़ है, जैसे बिहार के भूगोल को पढ़ने से पहले हमको क्या करना है कि बिहार के भूगोल को अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे, यानी कि बिहार को सबसे पहले हम कई पार्टों में बांट देंगे। बांटने के बाद में फिर उसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि कौन सा, मतलब किस ज़िले में, मतलब या फिर कहाँ से कहाँ तक पठारों का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक मैदानी क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक जो है घाटी है। सारी चीज़ें अलग अलग करके पहले हम लोग ये समझ लेंगे कहाँ से कहाँ तक पठार है, कहाँ से कहाँ तक पर्वतें हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है नदी फैली हुई है, और कहाँ से कहाँ तक आपका मैदान फैला हुआ है। तो आइए हम लोग इसी को देखते हैं। सर्वप्रथम देखो, देखो यहाँ पे लिखा है बिहार भौगोलिक रूप से मैदानी राज्य है। मैदानी राज्य का मतलब समझ रहे हो। मैदानी राज्य का मतलब ये कि जो बिहार का भौगोलिक रूप है, यानी कि बिहार का जो मैप है या फिर जो बिहार है अपना, वो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में फैला हुआ है। यानी कि बिहार जो है इसमें बहुत कम ही पर्वतीय क्षेत्र है और बहुत कम ही पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादातर मैदानी, यहाँ सीधा सीधा लिख दिया कि बिहार भौगोलिक रूप से मैदानी राज्य है, या गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा है। किसके मैदानी क्षेत्र में बसा है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा है। एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। यानी कि बिहार, अब तो ये सबको पता है कि बिहार जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, ये सबको पता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत किसकी है? सबसे खास बात क्या है यहाँ पे जो आपको जानना ज़रूरी है? ये देखो, नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है बिहार। अब देखो, जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो जो भारत का प्रायद्वीप वाला इलाका है, ये प्रायद्वीप वाला जो इलाका है, ये कैसी चट्टानों से मिलकर बना है? ये हमको पता है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इसमें कई तरह की चट्टानें आती हैं। तो उन्हीं चट्टानों में एक चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान। और यहाँ पे आपको पता है
बिंद की पहाड़ी यहाँ से लगभग मध्य प्रदेश में पूरा फैली हुई है और जो है यूपी में फैली हुई है। तो यही जो बिंद की पहाड़ी है, तो ये बिंद की पहाड़ी आपकी आपका मध्य प्रदेश के आगे यूपी में, यूपी से आगे फिर आपकी बिहार तक ये फैली हुई है जो बिंद की पहाड़ी है। अब आगे देखते हैं हम बिहार के भौगोलिक जो विभाजन है उसका, मतलब बिहार का भौतिक विभाजन को हम देखते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन में क्या क्या, कैसे कैसे इसका विभाजन किया गया है। देखो, बिहार का जो भौतिक विभाजन है, बिहार का जो विभाजन किया गया है, यानी कि इसको इसलिए पार्ट में हम तोड़ के पढ़ते हैं क्योंकि इससे सहूलियत होती है और आसानी से चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो बिहार का कुछ पर्वतीय भाग है, कुछ मैदानी भाग है, कुछ पठारी भाग है। अब देख लो, बिहार का जो पर्वतीय भाग है उसमें सोमेश्वर श्रेणी, ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ना, ये जो है जो अपना हिमालय है, हिमालय की सबसे निचली वाली जो रेंज है, जैसे सबसे ऊपर बृहद हिमालय है, उसके बाद जो है मध्य हिमालय पड़ता है, उसके बाद जो है आपका ये शिवालिक हिमालय पड़ता है। तो शिवालिक हिमालय का ही जो विस्तार है आपका, ये जो है बिहार में है। और बिहार का एक ज़िला हमने आपको बताया था पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण में ये बिहार की श्रेणी फैली हुई है। बिहार की नहीं, हिमालय की जो श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, ये जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में फैली हुई है। इसमें देखो सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है, दून घाटी है। दून क्या है? दून का मतलब है कि जैसे मतलब नदी की घाटी होती है, नदी की घाटी। अब नदी कैसे बहती है? जैसे नदी जैसे ये पर्वत मान लो, इसको मान लो पूरा पर्वत है ये एक। अब नदी मान लो यहाँ से निकलती है, अब यहाँ से निकली तो ये धीरे धीरे खड्ड का निर्माण करती चली जाती है, ऐसे ऐसे काटती चली जाती। अब इसी के बीच में बहती है, तो इसके बीच में जो जगह हो जाता है उसी को दून कहते हैं या उसी को घाटी कहा जाता है। तो अब देखो मैदानी क्षेत्र बिहार का 96% है, यानी कि इतना भाग मैदानी भाग है। बिहार का जो 96% भाग है वो मैदानी भाग है। और पठारी भाग में देख लो, धारवाड़ की चट्टानें और बिंद क्रम की चट्टानें, सिर्फ 2 क्रम की चट्टानें हैं। और बिंद में आपका चूना पत्थर वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये आपका बिहार का भौतिक विभाजन हो गया, यानी कि बिहार को हम कितने पार्ट में बांट के पढ़ने वाले हैं। एक तो पर्वतीय हो गया, एक मैदानी हो गया और एक पठार हो गया। आगे देखो, देखो ये जो पश्चिमी चंपारण वाला हिस्सा हमने बताया था ना, ये मान लो बिहार है पूरा। तो हमने बताया था यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, इस जगह पे, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, फिर उसके बाद मधुबनी, ऐसे ऐसे तो बताया था हमने। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ऐसे ही मैंने बताया था ना। तो यहाँ पे जो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में एक है सोमेश्वर श्रेणी। ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये किसका हिस्सा है? ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। दून घाटी इसी में है, रामनगर दून इसी में है। देखो यहीं पे फैला हुआ है, बस पहाड़ी क्षेत्र इतना ही है, पर्वतीय क्षेत्र बस इतना ही है। और बाकी जो आपका मैदानी क्षेत्र है, अब देखो ये मैदानी क्षेत्र, गागरा, गंडक वाला दोआब। दोआब क्या है? 2 नदियों के बीच का स्थान, उसी को दोआब कहते हैं। तो ये घाघरा और गंडक का स्थान हो गया, और ये गंडक और जो है कोसी का स्थान हो गया, और ये जो है कोसी और महानंदा का मैदान। मतलब इसके और इसके बीच में जो दोआब है वो एक तरीके का मैदान है जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा हर साल नई मिट्टी यहाँ पे लाके जमा कर दी जाती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उस जलोढ़ मिट्टी में भी खादर जलोढ़, तो ये यानी कि ये वाला घाघरा गंडक दोआब हो गया, और ये गंडक कोसी दोआब हो गया, और ये कोसी महानंदा दोआब हो गया। तो ये उत्तर साइड में, यानी कि गंगा की, ये देखो गंगा ऐसे ही निकली है, ये गंगा है, ये वाली जो नदी है ये गंगा नदी है। और गंगा नदी बिहार को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है।
अब देखो बिहार के मतलब गंगा नदी के दक्षिण में जो मैदानी भाग है उसको देख लो थोड़ा सा। देखो ये गंगा और सोन। अब आपको पता है सोन नदी के बारे में पता है ना। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, नर्मदा और एक नदी इधर चली जाती है कोई। तो ये जो सोन नदी है, ये सोन नदी आपकी आती है ऐसे, और ये गंगा की सहायक नदी भी है। तो गंगा और सोन का दोआब, मतलब गंगा और सोन का दोआब का मतलब एक मैदान बना देती हैं। और ये मगध का मैदान है, ये है। जब मैंने मगध मंडल पढ़ाया था तो मगध वहाँ पे बताया था, यहाँ मगध का मैदान हो जाएगा और यहाँ अंग का मैदान हो जाएगा। तो ये इसके मैदानी क्षेत्र हैं। अब दक्षिणी पठारी क्षेत्र। अभी जो वहाँ पे 2 आप दक्षिण पठार के बारे में पढ़े, एक पठार के बारे में पढ़े आप विंध्य की पहाड़ी, और एक आप पढ़े दूसरी वाली जो पढ़े थे आप यहाँ पे देख लो, एक धारवाड़ की चट्टानें पढ़े थे और एक विंध्य की चट्टानें पढ़े थे। एक धारवाड़ की चट्टान और एक विंध्य की चट्टान पढ़े थे। तो जो धारवाड़ वाली चट्टानें हैं वो इस साइड हैं, इधर साइड में, ये वाली साइड, ये पूरा धारवाड़ की चट्टानें हैं। और ये इधर की जो साइड है, यहाँ पे जो साइड है, ये है विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। अब विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है उसको देख लो। देखो पर्वतीय तराई क्षेत्र, सबसे पहले देखो पर्वतीय तराई क्षेत्र देख लो। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम, अब देखो बिहार ऐसे पहले बना लो, बिहार, ये है बिहार। अब ऐसे इसको बांट दो। अब उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? ये है उत्तर। अब पश्चिम किधर पड़ जाएगा? इधर, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि ये वाला इलाका बिहार का, इधर वाला इलाका। इधर वाला इलाका कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है ना। तो ये समझ में आया। अब आगे देखो, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी, हमने बताया ना कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है, भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। अब यहीं पे आप बताओ हमको कि पूरे बिहार का क्षेत्रफल कितना है? पूरे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। रिलेट करके सारी चीज़ें पढ़ते रहो। तो इसका कुल क्षेत्रफल मतलब किसका? ये जो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी है, ये जो फैली हुई है, इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। किसको? जो हमारी शिवालिक श्रेणी फैली हुई है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण के अंदर, हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो फैली हुई है उसको 3 उपवर्गों में बांट दिया गया है। अब ये उपवर्ग कौन कौन से हैं देख लो। ये उपवर्ग हैं आपके, पहला है सोमेश्वर की श्रेणी, ये देख लो सोमेश्वर की श्रेणी है। सोमेश्वर की श्रेणी त्रिवेणी संगम या नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि जो त्रिवेणी संगम है ये क्या काम करता है? ये नेपाल और बिहार की सीमा को निर्धारित करता है, यानी कि अलग अलग करता है। और सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पहाड़ी है एक तरीके की, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 874 मीटर है, या बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, मतलब जो बांटा गया है शिवालिक श्रेणी को, ये 3 भागों में बांट दिया गया। तो सोमेश्वर श्रेणी पहला हो गया, रामनगर दून दूसरा है। तो इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी देख लो, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ो। अब देखो मैदान के बारे में देख लो, बिहार के मैदान के बारे में देख लो। बिहार का मैदान क्या कहता है? मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% यानी कि 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से हुआ है। निक्षेप का मतलब जो मलबा बहा के नदियाँ लेके आती हैं वही है निक्षेप। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। गंगा नदी के आधार पर इसको 2 उपवर्गों में
डिवाइड किया जाता है। किसको किसको डिवाइड किया जाता है? जो अपना बिहार है, बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है उसको जो है गंगा नदी को आधार बनाकर उस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग है उत्तरी गंगा मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, यानी कि अगर ये है गंगा, ये है गंगा, तो ये उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान, और ये वाला है दक्षिणी मैदान। आई बात समझ में? तो उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। जो उत्तरी गंगा का मैदान है ये गंगा नदी से लेकर उत्तर में जो नेपाल की सीमा है वहाँ तक उत्तरी गंगा का मैदान फैला हुआ है। इस मैदान का ढाल, अब ढाल देख लो, उत्तर से दक्षिण की तरफ है, यानी कि जो बिहार बना है, जैसे बिहार ये है तो गंगा नदी ये बही है, और यहाँ इसका जो ढाल है, उत्तरी गंगा मैदान का जो ढाल है वो इस साइड है, ऐसे ऐसे करके है, इधर साइड में है ऐसे। मतलब उधर की जितनी, यहाँ की जितनी नदियाँ हैं, यहाँ की जितनी नदियाँ निकल रही हैं, ये कहाँ बह के आएंगी? इधर साइड में आएंगी, इधर साइड में आएंगी, इधर साइड में आएंगी। जैसे यहाँ से घाघरा आ रही है, यहाँ से गंडक आ रही है, यहाँ से कोसी आ रही है, यहाँ से महानंदा आ रही है, तो जिधर तरफ ढलान होगा उधर ही तरफ तो आएंगी नदियाँ। तो वही ये कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के बारे में मैंने देख लिया। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण यानी कि यहाँ से लेके ऊपर से नीचे की तरफ, तथा उत्तर पश्चिम का मतलब कहाँ से? इधर से, यहाँ से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ मतलब इधर, ये ढलान है, ऐसा ढलान है। मतलब यहाँ पे ये ऊंचाई पे है, उठा हुआ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके उठा, फिर ये ढलान बनाते हुए ऐसे इस तरफ जा रहा है। तभी तो गंगा नदी जो निकल रही है ऐसे बह रही है, और जो जितनी भी नदियाँ निकल रही, जैसे यहाँ से घाघरा आ रही है, यहाँ से आपकी गंडक आ रही है, यहाँ से जो है कोसी आ रही है, तो किस तरफ ये बह के किस तरफ जा रही हैं? ऐसे ही तो आ रही हैं। ये इधर से जो है कोसी आ रही है और इधर से महानंदा आ रही है, तो ये देखो बह किधर रही हैं? जिधर ढलान है तो इधर ही बह के जा रही हैं। अगला देखो, इस मैदान को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य, देखो, दोआब से तात्पर्य दो नदियों के बीच, दोआब से तात्पर्य है दो नदियों के बीच भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा उर्वरता के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। अब कौन कौन सा दोआब है? देखो, सबसे ऊपर ही हमने बताया था घाघरा, यही बिहार ऐसे बना लो। अब यहाँ पे आती है घाघरा नदी, फिर ये आती है आपकी गंडक नदी, तो ये घाघरा और गंडक दोआब हो गया, इसके बीच वाला क्षेत्र। और इसके बगल कौन सी नदी है? कोसी नदी है। तो ये गंडक और कोसी वाला, ये गंडक हो गई, ये कोसी हो गई, तो ये गंडक कोसी दोआब हो गया। और ये कोसी है और ये महानंदा है, महानंदा नदी है। तो कोसी और महानंदा के बीच में ये कोसी महानंदा दोआब हो गया। ये तो उत्तर साइड की बात हुई। अब देखते हैं दक्षिण साइड की बात करते हैं हम। दक्षिण गंगा का मैदान यानी कि जो बिहार है, ये है बिहार, चतुष्कोणीय आकृति वाला बिहार। अब यहाँ से गंगा नदी ऐसे ऐसे गई है, गंगा नदी ये गई। अब ये तो उत्तर वाले में हमने देख लिया, उत्तर वाले में 3 दोआब में बटा, 1 2 3। ये है घाघरा गंडक दोआब, ये है गंडक और कोसी दोआब, और ये वाला इलाका कौन सा है? कोसी और महानंदा दोआब। अब ऐसे ही 3 उपवर्गों में दक्षिण मैदान को भी जो है 3 दोआबों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा दोआब है? अब यहीं पे एक, इसको ऐसे छोड़ दो, जो मैप देखे हो वहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे गंगा सोन, अब इधर से सोन नदी आ रही है, फिर से इसको मिटा के देखते हैं। ये है बिहार, ये है गंगा नदी बही हुई। अब इधर से आती है सोन नदी, तो ये है गंगा और ये है सोन। तो गंगा और सोन
का दोआब हो गया, गंगा और सोन का दोआब हो गया इधर से। और यहाँ से देखो ये मगध वाला इलाका था, ये ऐसे करके ये मगध का मैदान हो गया और ये अंग का मैदान हो जाता है। यहाँ पे वही कह रहा है, यहाँ पे गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है, यानी कि जो मैदान है गंगा के द्वारा निर्मित जो मैदान है वो उत्तर में ज़्यादा है जबकि दक्षिण में कम है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारों नदियों के निक्षेपों से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटते हैं, जैसे ऊपर को 3 उपवर्गों में बांटे थे ऐसे यहाँ भी बांटे। हमने बता दिया गंगा सोन, मगध का मैदान और अंग का मैदान। आगे देखो पठार। अब बिहार में पठार भी हैं कुछ। पठार वही जो अभी हमने बताया ना, बिंद वाला एक पठार, एक धारवाड़ वाला पठार। तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। बिहार के दक्षिणी सीमा पर यही तो जो पठारी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, उसको ही तो 2000 में, सन 2000 में काट के 46% के साथ अलग कर दिया गया था और झारखंड बना दिया गया था। लेकिन फिर भी बिहार में अभी कुछ पठारी इलाका बचा हुआ है जो कि बहुत थोड़ा सा है। अब आप मान के चलो कि 96% क्या है, 96% बिहार में मैदानी भाग है, तो बहुत थोड़ा सा इलाका है। एक पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर है जो सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून ऐसे करके है, वो सिर्फ पश्चिमी चंपारण में है। अब ऐसे ही थोड़ा सा जो पार्ट है ये दक्षिणी बिहार में पड़ता है और ये पठारी इलाका है। तो पठारी इलाके में कौन कौन सा, धारवाड़ चट्टानें और विंध्यक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, एक तो धारवाड़ क्रम की, एक जो है विंध्य क्रम की। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मुंगेर, जमुई, नवादा। अब मुंगेर कहाँ है, जमुई कहाँ है, नवादा कहाँ है, अगर आपको चौहद्दी याद है तो आप बड़े आसानी से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। यानी कि जो ऐसे अगर बिहार हम बना दें यहाँ पे अगर बिहार बना दें तो हमको पता है मुंगेर कहाँ है, जमुई कहाँ है, नवादा कहाँ है, गया कहाँ है। अब ये झारखंड है, इसी से ये सारे ज़िले सीमा साझा करते हैं अपना। हालांकि मुंगेर तो इसमें से नहीं करता है, जमुई करता है, नवादा करता है, गया करता है, झारखंड से सीमा साझा करता है। अब ये है कहाँ एक्चुअल में, इनकी लोकेशन क्या है, इन जिलों की लोकेशन क्या है, तो इन जिलों की लोकेशन यहाँ पे कहीं है, यहाँ है। और आपका कैमूर और रोहतास जो है आपको पता है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो ये पश्चिमी इलाका है बिहार का। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ कैमूर और रोहतास 2 ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो कैमूर और रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और धारवाड़ चट्टानें मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों करके कुछ दिया है, देख लो इसके बारे में। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या फिर मन कहा जाता है। जो उत्तरी गंगा का जो मैदान है बिहार में, वहाँ पे जो जलमग्न एरिया होता है यानी कि जल से जो भर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, चौर या फिर मन कहते हैं। और फिर गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति को दियरा प्रदेश कहते हैं। बाढ़ क्षेत्र में जो विशेष आकृति बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दियरा क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन, चौर, गोकुर झीलों के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी कि मतलब वो बन जाता है चौर और मन, उनको कुछ चौर और मन को, जो जलमग्न वाला इलाका है उसी को चौर और मन कहते हैं। उत्तर साइड में, बिहार के उत्तर साइड में, गंगा के उत्तरी मैदान में, तो उनको चौर और मन कहते हैं और इनको गोखुर झीलों के रूप में पाया जाता है। अब देख लो ये गोखुर झील क्या है, गोखुर झील क्या है पता है आपको, गोखुर झील क्या होता है? गोखुर झील देखो, जब कोई नदी, जैसे मान लो ये नदी यहाँ से निकल रही है, ये नदी मान लो यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ऐसे करके ये जा रही है। अब देखो अब हुआ क्या कि नदी का जो प्रवाह है, नदी का प्रवाह थोड़ा तेज हो गया,
थोड़ा तेज हो गया। अब नदी ये इधर से ना जा करके सीधा इधर से कट गई। अब यहाँ जो जल भराव वाला इलाका हो गया, इसी को हम कहते हैं गोखुर झील। इसी को हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहेंगे। अब ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करके इधर से जाना शुरू हो गई, ना कि ये इधर से जा रही है। तो इसी जलाशय को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। गंगा के मैदान बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दिघरा प्रदेश कहते हैं। ये हो गया आपका। उत्तरी गंगा मैदान में कई मंच और गोखुर झीलों के रूप में जाने जाते हैं। ये भी हो गया आपका। अब देखो आगे देखो, दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। जो दक्षिण गंगा का मैदान है, लगे हुए हैं, दक्षिण की ओर हैं और गहराई वाला इलाका है जो, उसको हम टाल कहते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। क्यों फेमस है उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए? क्योंकि एक तो है कोसी नदी जो कि अपना मार्ग कभी भी कहीं भी बदल देती है। दूसरी चीज़, इसका सबसे बड़ा उत्तरी बिहार में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे जितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जितनी नदियाँ आती हैं, जितनी नदियाँ इधर से आती हैं और गंगा में मिलती हैं, सब की सब हिमालयी नदियाँ हैं। और हिमालयी नदियाँ हमको पता है, हिमालयी नदियों में पानी की कमी होती नहीं है, जल की कमी होती नहीं है, क्योंकि बर्फ़ जमा हुआ होता है हिमालय में और जैसे जैसे वो पिघलता है वैसे वैसे इधर की तरफ आती रहती हैं। यानी कि इनको ये सदा नीरा नदी होती हैं, हमेशा इसमें पानी भरा रहता है। जबकि जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ होती हैं, जो इधर से आती हैं नदियाँ, इसमें वर्ष भर पानी नहीं भरा हुआ होता है, बल्कि इसमें जब वर्षा होती है तभी पानी भरा हुआ होता है इस नदी में, जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ होती हैं। तो यही कारण है, उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये प्रकार है, निर्माण का काल है, क्षेत्र है और विशेषताएं हैं। यानी कि जो बिहार में अपने वो पाया जाता है, पठारी इलाका पाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें होती हैं, ये प्री कैम्ब्रियन युग की हैं। प्री कैम्ब्रियन यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमने बता ही दिया कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बिहार के किस किस ज़िले में, मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में, राजगीर में। अब ये बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। यानी कि आपसे सीधा पूछेगा कि बताओ बिहार में इसमें सबसे प्राचीन पठारी इलाका कौन सा है, या फिर सबसे प्राचीन क्रम की चट्टानें कौन सी हैं बिहार के अंदर, तो आपको बता देना है सीधा धारवाड़। अब उसमें दे देगा धारवाड़, दे देगा बिंद, दे देगा और राजमहल की पहाड़ी दे देगा, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उसको बनाने के लिए ऑप्शन बना के दे देगा आपको। लेकिन बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। बिंद क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन है, ये कैमूर जिला और रोहतास जिला में फैले हुआ है, दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ से देखो सीमेंट उद्योग यानी कि चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है। टर्सरी युग की चट्टानें प्लिस्टोसीन काल में इनका निर्माण हुआ है। ये पश्चिमी चंपारण में वही जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। हमको पता है जो हमारा हिमालय है वो सबसे नया है, नवीन पर्वत है वो, अभी भी उसका विस्तार लगातार हो ही रहा है। तो ये हो गया आपका। और क्वार्टनरी जो चट्टानें हैं प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन काल में बनी हैं, ये गंगा का मैदान है। बिहार का अधिकांश भाग जो है मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इतना समझ में आई बात। यहाँ से आपको 2-3 बातें हैं जो अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। जैसे मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले ये समझो कि बिहार में 96% मैदानी भाग है। एक फैक्ट ये हो गया, सीधा आपसे पूछेगा कि बिहार का मैदानी भाग कितना है, तो 96%। अब आपसे पूछेगा कि बिहार में जो दो मतलब ये चट्टानें जो पाई जाती हैं वो किस किस क्रम की हैं। एक तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़, और एक बिंद। अब आपसे यहाँ पे पूछ लेगा, जिला दे देगा और पूछेगा कि इनमें से बताओ कौन सा जिला है जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूछे तो आपको पता है आपको क्या बताना है, जमुई बताना है, नवादा बताना है, गया बताना है और आपका मुंगेर बताना है।
मतलब इतने ज़िले हैं जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। और अगर आपसे पूछे कि विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ तक फैली हुई हैं, जिसमें आपका चूना पत्थर मिलता है विंध्य क्रम की चट्टानों में, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो उत्तर प्रदेश से नीचे सटे हुए हैं ज़िले रोहतास और कैमूर में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और एक चीज़ देख लो, और एक चीज़ आपसे पूछेगा कि बिहार में सबसे ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी में स्थित है, सबसे ऊंचाई पे स्थित है। ये जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अब आपसे पूछेगा, तीसरा प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि बताओ जो मतलब इन जिलों में से किस जिले में मगध का मैदान फैला है, या फिर मगध का मैदान इनमें से किस जिले में फैला हुआ है। तो अगर आपको एक रफ मैप याद होगा, अगर याद होगा, हमने बताया ये ऐसे करके हमने बताया। इधर देखो, यहाँ हमने बताया, यहाँ ये घाघरा नदी आती है और ये गंडक नदी आती है। तो इसको घाघरा गंडक मैदान कह लो या दोआब कह लो। और यहाँ पे कोसी नदी है, तो इसको गंडक और कोसी कह लो। और यहाँ पे महानंदा है, तो महानंदा और कोसी कह लो, दोआब। अगर अब आपसे पूछेगा कि बताओ जो है घाघरा और गंडक दोआब जो है, इनमें से किस ज़िले में नहीं फैला है, और 3 ज़िला यहाँ वाला दे देगा। जैसे आपको दे दिया यहाँ कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे गोपालगंज दे दिया, पूर्वी चंपारण दे दिया, पश्चिमी चंपारण दे दिया, और एक ज़िला उठा के आपको जमुई का दे देगा, यहाँ का ज़िला दे देगा, दक्षिणी बिहार का ज़िला दे देगा। तो आपको जमुई तुरंत टिक करके आगे निकल जाना है कि जमुई में घाघरा और गंडक का जो दोआब है ये नहीं फैला हुआ है, बल्कि इन ज़िलों में फैला है। तो जिन जिलों में फैला है उसको छोड़ दो। अब आपसे निगेटिव आंसर पूछ रहा है कि किन जिलों में नहीं फैला है, तो आप जमुई लगा के आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये जब रफ मैप आपके दिमाग में होगा तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अब जैसे बिहार ऐसे ये चतुष्कोणीय आकृति इसकी हम बना दिए, और यहाँ पे हमको पता है घाघरा और गंडक वाला दोआब है, यहाँ पे गंडक और कोसी का दोआब है, यहाँ पे महानंदा और कोसी का दोआब है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सोन और गंगा का दोआब है, यहाँ पे आपका ऐसे करके मगध का मैदान है, और यहाँ पे आपका अंग का मैदान है। और यहाँ जो है इस क्षेत्र में, इस वाले इलाके में, यहाँ पे इस वाले इलाके में ये पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र का मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर हैं, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पे कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ इस वाले इलाके में कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, कैमूर क्रम की चट्टानें हैं। कैमूर कह रहे हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। तो यहाँ विंध्य क्रम के चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। अब अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ बिहार में कहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाएंगे, तो आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ कहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाएंगे। वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे वन के अनुकूल दशाएं होंगी। अब वन के अनुकूल दशाएं कहाँ हैं, जैसे देखो ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। अब यहीं तो थोड़ा सा है पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण के अंदर, सोमेश्वर की पहाड़ी के अंदर, तो यहीं पे वन पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे, यहीं पे पाए जाएंगे। और बाकी बिहार में पूरा मैदानी इलाका है, हर जगह कृषि होती है। अब यहाँ पे जो पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय नहीं, पठारी इलाका है, पठारी इलाके में थोड़ी नहीं आपका वो पाया जाएगा वन। जहाँ पे अनुकूल दशाएं होंगी वहाँ पे पाया जाएगा, तो सर्वाधिक वन यहाँ पाया जाएगा आपका। चलो ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बिहार की जलवायु के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिए और मेहनत करते रहिए खूब। बिहार के जलवायु को हम अगले वीडियो में अपने देखेंगे।